नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू से आ रही है। लव जिहाद जैसा मामला सामने आ रहा है। किरीबुरू में 17 साल की एक नाबालिग लड़की का एक युवक ने अपहरण कर लिया है। आरोप है कि किरीबुरू में ही रहने वाले शहबाज आलम मंसूरी नामक युवक ने लड़की का अपहरण कर लिया है। अपहरण का शिकार हुई लड़की के पिता ने खुद बताया है कि आरोपी शहबाज आलम ने फोन कर उसे बताया कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है और बेटी की सलामती चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए नगद फिरौती दे दे। पुलिस को इसकी सूचना देने पर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी आरोपी शहबाज ने लड़की के पिता को दी है। पिता का कहना है कि उसकी बेटी 23 जून शुक्रवार को शाम 6 बजे घर के आसपास घूमने निकली थी। उसके बाद से वह घर नहीं लौटी। 24 जून शनिवार की सुबह उसकी बेटी के फ़ोन नंबर से शहबाज आलम ने फ़ोन कर बताया कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है और बेटी की सलामती चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए दे दे। पुलिस को सूचना देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी शहबाज ने दी है। इस मामले की लिखित शिकायत पिता ने किरीबुरू थाना को दे दी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और अपहरण की गई लड़की और आरोपी शहबाज की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे को पश्चिमी सिंहभूम जिले में गर्म कर दिया है। लोग इस घटना को लव जिहाद के मामले से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शहबाज आलम मंसूरी अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके ऊपर किरीबुरू थाना में कई मामले दर्ज है। यही नहीं, हिंदू लड़कियों के साथ गलत करने के मामले में वह कई बार पीआर बॉन्ड भरकर किरीबुरू थाना से ही छूट जाता है। जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी शहबाज आलम मंसूरी सेल किरीबुरू खदान में सप्लाई मजदूर भी है और सरकारी लाइसेंसी शराब दुकान में सुरक्षा कर्मी के पद पर भी काम करता है। दोनों जगह काम में रखने से पहले आचरण पत्र दिखाना अनिवार्य है, लेकिन आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी उसे 2 जगह काम पर कैसे रखा गया, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। बहरहाल, हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में शहबाज आलम का नाम आने से इलाके के लोगों में गुस्से का उबाल है और इस मामले में पुलिस से आरोपी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जी, जिस तरह से एक मामला आया है कि आपकी बेटी लापता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से लापता है? जी, मेरी बेटी 17 साल की है। कल शाम को वो लगभग 6 बजे घूमने के लिए निकली थी। उसके बाद से वो लापता है। फिर हम लोग ने उसके सहेली दोस्त यहाँ वहाँ फ़ोन के माध्यम के द्वारा पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर आज सुबह लगभग 6 बजे के लगभग वो लड़के ने फ़ोन किया हमको। किसके मोबाइल से फ़ोन किया? वो मेरी बेटी के मोबाइल से फ़ोन किया। जी, क्या कुछ कह रहा था? वो बोल रहा था कि सलामती चाहते हैं तो मुझे 2 लाख रुपया आज ही दे दीजिए। उसके बाद और कुछ बात? नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बाद में हमने बोला कि मेरे बेटी को वापस भेज दो। फिर वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्षी दलों की एक आम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लगभग विपक्ष के सभी पार्टियों के केंद्रीय और आला नेतागण उपस्थित रहे। बैठक में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार केंद्र नेतृत्व से शिकस्त दी जाएगी, इसके बारे में गहन मंथन और विचार विमर्श हुआ। मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस विपक्षी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बैठक में अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए हैं और ये एकजुटता का परिचय है। एकजुटता का झलक आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कई विषयों पर तेजी से प्रभाव देखने को मिल रहा है। विपक्षी एकता की पहली बैठक में पिछले वर्ग के लोगों, दलित और शोषित लोगों को किस प्रकार से संरक्षण मिले, इस विषय पर भी पहली बैठक में हम सब गहन मंथन किए हैं। उन्होंने कहा कि ये एकजुटता का समूह भविष्य में पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारा देश का जो पहले का चेहरा था उसे फिर से पुनर्स्थापित करने का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ने का कदम उठाए हैं। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहां आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है। ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है भविष्य में, जैसे दीपांकर जी ने, उमर भाई ने भी कहा, कुछ लोग आपको लगे कि आपकी खबर में कौन नहीं आए वो आपकी प्रमुखता होगी, तो मैं समझता हूं हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग यहां पर हैं। ये भी प्रयास होगा। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इधर स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से राजधानी रांची के राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने का उद्देश्य राज्य में छोटे छोटे मध्य प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने के संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए रहा। धरने में शामिल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को बंद करवाने की जो रणनीति बना रही है, उस पर राज्यपाल अपना ध्यान आकृष्ट करे एवं वर्तमान राज्य सरकार से हमारी मांग है कि झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन को हाईकोर्ट के आदेश आने तक रद्द किया जाए। कि झारखंड निःशुल्क कानून जो है 2019 का जो प्रथम संशोधन, उसको रद्द करो, बिना शर्त सभी विद्यालयों को मान्यता दो और इनके ऊपर जो भी दमनकारी कार्रवाई हो तत्काल रोक लगाया जाए जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो। और यूडाइस के द्वारा जो चल रहे हैं स्कूल, उनको चलाने दिया जाए और जो विद्यालय नए खुल रहे हैं उनको भी यूडाइस आवंटन किया जाए। और जितने भी प्राइवेट स्कूल है इनको भया दोहन अधिकारियों के द्वारा, उनके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, उसे तत्काल रोक लगाया जाए। राजधानी रांची के राजभवन के समीप सदान विकास मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय धरने में मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस धरने के माध्यम से मुख्य रूप से राज्य में एकल पद मुक्त झारखंड और राज्य सरकार की ओर से सदानों की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर रहा। धरने में शामिल सदान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि राज्य सरकार सदानों की स्थिति पर ध्यान दे। आगामी चुनाव में हम सब सदान 25 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ज्ञापन भी सौंपा है और बता रहा हूँ, सारे लोगों को हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमारी मांग है कि ओबीसी आरक्षण 42% लागू किया जाए, एकल पद आरक्षण मुक्त झारखंड बनाया जाए और इन कनीय अभियंताओं को जो भवन विभाग, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास कार्य विभाग में है, जिनकी प्रमोशन नहीं हुई और एकल पद में आदिवासियों को ही प्रमोशन कर दिया गया। जमशेदपुर में चेन छिनतई गैंग की गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को हद तो तब हो गई जब सीताराम डेरा थाना में पदस्थापित महिला डीएसपी अरुणा मिश्रा के घर में घुसकर एक महिला ने चेन की छिनतई कर ली। घटना शनिवार की सुबह 4 बजे सांची थाना क्षेत्र के गंधक रोड की है। महिला ने घटना को अंजाम देने के लिए डीएसपी के घर के सामने आम पेड़ के नीचे 2 बच्चों को आम चुनने के लिए भेजा। इस बीच डीएसपी जब दोनों बच्चों को भगाने लगी तब महिला चोर सीधे घर में घुस गई और चेन छिनतई कर भागने लगी।
पुलिस अधिकारी ने अपने पति के सहयोग से किसी तरह से चेन छिनतई करने वाली महिला को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद सांची पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। इधर सांची पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का नाम सुमित्रा दास है और वह ह्यूम पाइप एरिया बुनियादी की रहने वाली है। एक्चुअली मेरे घर में चुनाव हो रहा है तो सारा सामान बाहर है, तो 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो देखे 2 लड़की मेरे घर के अंदर घुसी हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई सामान चोरी कर रही। जब मैंने पकड़ा उनको तो वो बच्ची बोली कि नहीं हम आम चोरी करने के लिए घुसे थे, तो हमने उसको छोड़ दिया। अचानक मैं पलटी हुई, तब तक मेरे हस्बैंड का गला का चेन गायब दिखा, तो हम बोले कि चेन कहाँ है, तो बोले लगता वो लोग लेके चली गई। फिर हम लोग बहुत खोजे, लड़की लोग को दौड़ाई भी नहीं पकड़ाई। बहुत खोजने के बाद जब हम लोग फिर दोबारा उसको खोजने का कोशिश किए तो MGM अस्पताल के पास एक टेम्पो में तीनों लड़की भाग रही थी, तो हमने उसको वहाँ पर उतारा और पकड़ा। अब पकड़ के लाके घर में रखे, अभी बैठा के रखे हुए थे कि दे दो, हमको बहुत समझाए डराए भी, लेकिन वो देने का नाम नहीं ली, बोली हमने नहीं लिया। फिर हमने उसको जबरदस्ती के, अचानक बोली हम बाथरूम जाएंगे, हम उसके पीछे पीछे गए। अब बाथरूम जब गई तो ये चेन उसके चड्डी से गिरा और ये चेन रिकवरी हुआ। इधर बिरसा नगर थाना अंतर्गत हुरलुंग पंचायत के मुखिया लीना मुंडा के 14 वर्षीय पुत्र के लापता होने के 2 दिन बाद जमशेदपुर मुखिया संघ ने SSP से भीड़ कर लापता को ढूंढ निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि मुखिया के पुत्र श्रवण कुमार 22 जून की दोपहर से बारेडी चौक से लापता हो गया है, जिसकी खोजबीन में परिवार वाले दिन रात जुटे हुए हैं। इधर इस मामले को लेकर जमशेदपुर मुखिया संघ ने SSP से भीड़ कर लापता श्रवण कुमार को ढूंढ निकालने की मांग की है। साथ ही अगर किसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है तो दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चले गए हैं, उनके साथ क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन भी, स्थानीय प्रशासन भी लगे हुए हैं, उनकी खोजबीन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे अगर जनप्रतिनिधि के ही बच्चा सुरक्षित नहीं है तो हम लोग आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे और उनके बच्चों को हम लोग क्या सुरक्षा दे पाएंगे। आज हम लोग यहाँ जिला प्रशासन को, हम लोग यहाँ जो SP साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। हमें बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोग मांग किए हैं और हमें लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो टीम का गठित करके हमारे जो बेटा खो गया है वो उसको जल्द से जल्द खोज निकालेंगे और जो भी दोषी हैं, अगर इसमें किसी का हाथ है, कुछ किए मतलब किडनैपिंग किए हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। इधर बिरसा नगर थाना अंतर्गत हुरलुंग पंचायत के मुखिया लीना मुंडा के 14 वर्षीय पुत्र के लापता होने के 2 दिन बाद जमशेदपुर मुखिया संघ ने SSP से भीड़ कर लापता को ढूंढ निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि मुखिया के पुत्र श्रवण कुमार 22 जून की दोपहर से बारेडी चौक से लापता हो गया है, जिसकी खोजबीन में परिवार वाले दिन रात जुटे हुए हैं। इधर इस मामले को लेकर जमशेदपुर मुखिया संघ ने SSP से भीड़ कर लापता श्रवण कुमार को ढूंढ निकालने की मांग की है। साथ ही अगर किसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है तो दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चले गए हैं, उनके साथ क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन भी, स्थानीय प्रशासन भी लगे हुए हैं, उनकी खोजबीन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे अगर जनप्रतिनिधि के ही बच्चा सुरक्षित नहीं है तो हम लोग आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे और उनके बच्चों को हम लोग क्या सुरक्षा दे पाएंगे। आज हम लोग यहाँ जिला प्रशासन को, हम लोग यहाँ जो SP साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। हमें बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोग मांग किए हैं और हमें लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो टीम का गठित करके हमारे जो बेटा खो गया है वो उसको जल्द से जल्द खोज निकालेंगे और जो भी दोषी हैं, अगर इसमें किसी का हाथ है, कुछ किए मतलब किडनैपिंग किए हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। इधर मनोहरपुर प्रखंड में बीते गुरुवार की शाम आए बारिश के दौरान हुई आसमानी बिजली की चपेट में आने से पुराना पानी गांव के नवादी टोला निवासी 15 वर्षीय बालिका रीना कश्यप गंभीर रूप से झुलस गई। इधर घटना के बाद परिजन उसे घर लेकर आए और घरेलू उपचार किया। वहीं स्थिति सुधरता नहीं देख स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख से इलाज चल रहा है। घटना को लेकर युवती के पिता ने बताया कि वो घर से कुछ दूर में आम चुनने गई थी। इसी दौरान बारिश शुरू हुई और अचानक जोरदार आवाज के साथ आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से वो झुलस गई। घटना से रीना के पीठ, कमर के हिस्से, पैर व दाहिना कंधा बुरी तरह से झुलस गया है। उन्होंने बताया कि उन लोगों के पास इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए अस्पताल
नहीं लेकर आई और घरेलू उपचार कर रहे थे। बिजली लाइट में गिरा था ना, वही सामने कैसे क्या कर रही थी उस समय? आम चुनने गया था। आम चुनने कहाँ पर? सामने में ही? कितना शाम को कल? मुसाबनी बस स्टैंड में भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, सुनीता देवदूत सोरेन उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रखंड कमेटी द्वारा अंग वस्त्र देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। लाभार्थी सम्मेलन को सांसद विद्युत वरण महतो ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को रखा। सांसद ने कहा कि आज देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। सांसद ने कहा कि मुसाबनी और घाटशिला के 15 पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में किए जाने के कारण पीएम आवास नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि 76,000 पीएम आवास जियो टैग नहीं किए जाने के कारण अस्वीकृत हो गए थे। उसके लिए पीएम से मिलकर उन आवासों को फिर से स्वीकृत करने का प्रयास किया। पीएम की पहल से गरीबों के हित में इसकी स्वीकृति दी गई है। जिले में जल्दी 76,000 पीएम आवास बनेंगे। इसके साथ ही सांसद ने एनएच निर्माण, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, कोविड टीका, आयुष्मान भारत समेत अन्य योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद ने कहा कि मुसाबनी क्षेत्र में कई माइंस मौजूद है। मौके पर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, लखन माडी सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित थे। प्रभावित इलाका है, इसको इससे वंचित क्यों रखा गया? क्योंकि शहरी तो है नहीं, शहरी क्षेत्र तो है नहीं। तो जवाब दिया वहां का मंत्री कि राज्य सरकार से संबंधित है। जिस दिन ये राज्य सरकार इसको रिकमेंड कर देगा कि शहरी नहीं ग्रामीण इलाका है और ये कोई नगर इकाई नहीं है, पंचायत के अंडर में है, वो अगर चिट्ठी दे देगा, उसी के चिट्ठी के आधार पर हम सारा कानून को तोड़कर पुनः इसको बहाली देकर पूरा प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेगा। हम किसी सरकार का विरोध करने खड़ा नहीं है, लेकिन ये छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हैं जिसका चलते आम गरीब इसके लिए सफर करते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगा कि 74,000 घर ये जो प्रधानमंत्री आवास हमारे लोकसभा में कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो हमने गिरिराज सिंह से मिले, मंत्री से। हम बोला तो पूरा आदिवासी इलाका है, गरीब इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, ये मकान कैसे चेंज कर दिया? बोला ऑनलाइन नहीं होने के कारण इसको हम बंद कर दिया। ऑनलाइन तो हम बोला दादा कैसे ऑनलाइन होगा? गरीब लोग है, आईफोन नहीं, कंप्यूटर नहीं, कैसे ऑनलाइन करेगा? और जो ब्लॉक में बैठा बड़ा बाबू लोग कंप्यूटर लेकर तो महान है, 10 गो कंप्यूटर में डालता है, 5 बार चाय पीने जाता है, 6 बार आता है तो छुट्टी होके चला जाता है। गरीब जहां के तहां खड़ा रह जाता है, वो तो महान बड़ा बाबू है। तब इस बात को हम पार्लियामेंट में रखा। हमने कहा कि हमारा क्षेत्र में झाटी झरना टावर नहीं है, गुड़ा बांधा हरियन जियन कुयन, उसमें 20 फुट पेड़ में चढ़ने के बाद उसका फूल लगता है। उसके बाद लाइलम जो हमारा बड़ाम क्षेत्र है उधर जो है टावर नहीं है। चाकुलिया का दक्षिणी सोल में नहीं है, डुमुरिया में नहीं, घुड़ा बांधा नहीं, मुसाबनी फॉरेस्ट ब्लॉक में नहीं। अब बताइए कैसे वो लोग ऑनलाइन करेंगे? और क्या इसका मतलब इस गरीब लोग को कभी मकान नहीं मिलेगा? मुसाबनी स्थित वेलफेयर मैदान में झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा डिवीजन फुटबॉल लीग का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जनरल सेक्रेटरी शक्ति प्रसाद धल, आदिवासी रिक्रिएशन क्लब के अध्यक्ष विल्सन गुड़िया, सचिव गणेश मुर्मू, कांग्रेस नेता लक्ष्मण चंद्र बाग आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर फुटबॉल के प्रथम मैच का शुभारंभ किया। मौके पर पूर्व खिलाड़ी स्वर्गीय कुलदीप सिंह एवं स्वर्गीय दिलीप बरुआ की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस लीग मैच में 14 लड़कों की टीम तथा 7 लड़कियों की टीम भाग ले रही है। विजेता टीम को सुपर डिवीजन में खेलने का अवसर दिया जाएगा। मौके पर काफ़ी संख्या में दर्शक फुटबॉल मैच को देखने पहुंचे थे। एसोसिएशन फुटबॉल लीग का ये 48 ईयर्स है और आज जो यहाँ मुसाबनी जो ब्रांच का आज उद्घाटन मैच हुआ
इस साल कुल हम लोग का घाटशिला स्पोर्ट्स फुटबॉल एसोसिएशन जो लीग चल रहा है कुल 65 टीम है, जिसमें 58 टीम जेंट्स का है और लेडीज़ का 7 टीम है। मुसावन में 14 जेंट्स का टीम है, लड़का लोग का, लेडीज़ लड़की लोग का है, टोटल 7 टीम है। और आज से चालू हुआ, लगभग अगस्त का फर्स्ट वीक तक ये लीग चलेगा और ऑलरेडी मोहम्मडर कैंप में भी चालू हो चुका है। और हम लोग का मेन मोटो है कि यहाँ का जितना भी सुदूर ग्रामीण एरिया का जो भी खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ाना। और ये एक मात्र ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका थ्रू से लड़का लोग को जिला हुआ, स्टेट हुआ, उसका बाद नेशनल का टीम का चांस इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ही होगा। बाकी तो वनडे बहुत होता है, लेकिन ये फुटबॉल लीग जो है ये मेन प्लेटफॉर्म है जिसका थ्रू से यहाँ लड़का लोग आगे बढ़ सकता है। हम लोग का एसोसिएशन का मेन मोटो ये है कि हम लोग जितना से ज़्यादा लड़का को हम लोग आगे कर सके। हमारा पिछले साल हमारा 2 लड़के ऑलरेडी स्टेट टीम में, एक अंडर 19 में, एक सीनियर में खेला है। हम लोग का वो लड़की लोग का भी हम आशा करते हैं इस साल और भी ज़्यादा हम स्टेट टीम में खिला सके। और इसमें जो भी हमारा एसोसिएशन का जो भी मेंबर छोड़ के जो हमारे एक्स फुटबॉलर है, प्रशासन है, हमारा जितना मीडिया, सभी का सहयोग से ये टूर्नामेंट चलता है। इधर प्राथमिक विद्यालय पोटका 1 के लिए उपलब्धि का वर्ष रहा। पहली बार 2022-23 में रौनक मुंडा एवं ईशा सरदार को एकलव्य विद्यालय के लिए तथा नवोदय विद्यालय के लिए चुना गया, जिसे लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें रौनक को एकलव्य विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में चयन होने पर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कृत किया गया। वहीं शिक्षिका कुसुम बोस ने कहा कि विद्यालय में एकल शिक्षिका है। सहयोगी शिक्षिका पिछले जनवरी 2021 से रांची सचिवालय में प्रतिनियुक्त है। अकेले ही वर्ग 1 से 5 तक के 64 बच्चों को अध्ययन करवाती है। उन्होंने सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पोटका 1 के लिए ये पहला छात्र का चयन हुआ है, जो बड़ी खुशी की बात है। और मैम जैसे जैसे बोलते गए मेरे को, मैं वैसे वैसे करते गया। मैम ने मुझे अच्छे से पढ़ाया। मैम ने कहा इसको घर में जा कर के अच्छे से पढ़ना, तो मैं सबको पढ़ा अच्छे से और सबका प्रयास किया करने का। आगे मैं तो शुरू से मतलब 2021 से एकल शिक्षक रही हूँ, क्योंकि इसकी तरह में और एक जो शिक्षक हैं वो सचिवालय में प्रतिनियोजित है 2021 जनवरी महीना से। तो 2021-22 सत्र में आपका मेरे स्कूल से कक्षा 5 का अतुल मुंडा नाम का एक लड़का एकलव्य के लिए चयनित हुआ। उसके बाद 2022-23 में मेरे अथक प्रयास से मैं हमेशा चाहती थी कि बच्चे आगे बढ़े, तो उसका परिणाम मिला। 2 बच्चे एकलव्य के लिए सिलेक्शन हुए, जिसमें आपका ईशा सरदार और रौनक मुंडा है। और इस बार फिर 2022-23 सत्र में नवोदय के लिए भी आपका रौनक मुंडा का चयन हुआ। और मैं हमेशा प्रयास करती रहूँगी कि मतलब इस प्राथमिक विद्यालय पोटका में जो भी अगल बगल के पोषक क्षेत्र के बच्चे आते हैं वो मेरे प्रयास के द्वारा अपने आगे बढ़े, अपना उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।